हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 7 क्लास 11th जिसमें हम लोग करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। उस यूनिट के पहले चैप्टर को वन रिव्यू में, मतलब एक सिंगल क्लास में, लेक्चर क्लास में हम कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज का जो क्विक रिव्यू होने वाला है यूनिट 7 का होगा, जिसका नाम है करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस यूनिट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरुआत हम हमारे चैप्टर नंबर 1 से करेंगे, जो कि होगा चैप्टर 1 है हमारा पॉवर्टी। आज के क्लास में हम पॉवर्टी के टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में डिस्कशन चलेगा और कंप्लीट डिस्कशन हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में हम इसको फिनिश कर लें। शुरुआत करेंगे हम पॉवर्टी के मीनिंग से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? गरीबी से हम क्या समझते हैं? तो गरीबी को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो गरीबी एक तरह का स्टेट है, जिसको आप स्थिति बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोलें पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन। एक ऐसा कंडीशन जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पाता है फाइंड अनेबल, अपने आप को वो अनेबल पाता है लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जीवन को जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको आप बेसिक नीड्स बुलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में, यानी कि पूरा करने में अगर असक्षम पाया जाता है, अनेबल पाया जाता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति गरीबी कहलाती है। पॉवर्टी को आप सिंपली बोलें, पॉवर्टी एक तरह का कंडीशन जहाँ पर कोई भी व्यक्ति फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू फुलफिल द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं? जीवन को जीने की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, कितनी हैं? तो ये हम स्कूल टाइम से पढ़कर आ रहे हैं कि बेसिक नीड्स 3 होते हैं। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं में 3 आता है, फूड, क्लोथ एंड हाउस। बाद में कुछ समय के बाद बेसिक नीड्स को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया और बेसिक नीड्स अब हमारे 5 होते हैं, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। इस तरह से लाइफ के ये 5 बेसिक नीड्स को जो भी व्यक्ति अपने आप को पूरा नहीं कर पा रहा, या कोई व्यक्ति एक ऐसे कंडीशन में है जहाँ पर उसकी ये 5 ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, या 5 में से कोई एक ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो गरीबी कहलाती है। और उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? उस पर्सन को हम पुअर कहेंगे। ठीक है। नाउ गरीबी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो गरीबी के कितने प्रकार होते हैं ये अब हम लोगों को जानना होगा। ठीक है, टाइप कितने होते हैं? तो हम यहाँ पर पुअर के टाइप देख रहे हैं, पॉवर्टी के टाइप देख रहे हैं, आप एक बात कह सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें मेनली 2 तरह की गरीबी देखने को मिलती है, जिसमें से पहला जो टाइप है वो कहलाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, या कोई व्यक्ति कहलाएगा एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको हम कह सकते हैं रिलेटिव पुअर, रिलेटिवली पुअर। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब है और रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मतलब है, ये जानें। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो अपने आप को, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को, बेसिक ह्यूमन नीड्स को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब कोई पर्सन इनेबल है, एज एन इंडिविजुअल वो अयोग्य है अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में। अगर कोई व्यक्ति
इनेबल है या फिर अनेबल है, अयोग्य है, तो उस व्यक्ति की स्थिति कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वो व्यक्ति कहलाता है एब्सोल्यूट पुअर। जैसे कोई पर्सन है, राम है, ठीक है, राम अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है और ये अपने आप में कोई कंपैरिजन नहीं है, इकलौता व्यक्ति है जिसके बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ये व्यक्ति कहलाएगा कि एब्सोल्यूट पुअर है। नाउ कम टू द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में हम यूजुअली कंपैरेटिवली व्यक्ति को अमीर या गरीब पाते हैं, ठीक है। मतलब कंपैरिजन में अगर हम किसी को अमीर या गरीब बोल रहे हैं तो वो हो गया आपका रिलेटिव पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसमें हम कंपैरिजन किस किस बेसिस पे करते हैं? स्टेट के बेसिस पर कर सकते हैं, कंट्री के बेसिस पर कर सकते हैं, रीजन के बेसिस पर हो सकता है, ये आपके एरियाज़ के बेसिस पर ये हो सकता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में जो कंपैरिजन है वो अलग अलग लेवल पर हम करके व्यक्ति को पुअर या फिर नॉन पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा एक व्यक्ति है राम, ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, मान लो एग्जाम्पल चेंज कर दिया हमने, और ये काम कर रहे हैं, काम करके इनकी जो सैलरी है वो पर मंथ 10,000 रुपये है, ठीक है। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम, ठीक है, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम, और श्याम की जो सैलरी है वो पर मंथ है 20,000 रुपये, 20K। अब अगर हम राम और श्याम को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि श्याम जो है वो राम की तुलना में अधिक कमा रहे हैं, उनकी सैलरी अधिक है। तो कंपैरिजन में जब आप देखोगे कि राम के पास पैसे कम आ रहे हैं, किसके कंपैरिजन में? श्याम के कंपैरिजन में। इस केस में हम राम को रिलेटिवली पुअर बुलाएंगे। ये रिलेटिव पुअर में आता है, भले वो 10,000 में अपनी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर रहे हैं, अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन श्याम के कंपैरिजन में उनके नीड्स जो हैं वो पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन श्याम के पास पैसे ज़्यादा हो गए राम की तुलना में, इसलिए कंपैरेटिवली राम रिलेटिव पुअर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा एग्जांपल लें तो अगर हम पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं और हम बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों का पर कैपिटा इनकम इंडियन पीपल के पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो इंडियन पीपल हैं वो कंपैरेटिवली यूएसए के लोगों से गरीब हैं। वो जो गरीबी हम उस समय कह रहे होंगे वो रिलेटिव पॉवर्टी में जाएगी, क्योंकि हमने कंपैरिजन में ये चीज़ देखा। भले ही इंडिया में जो लोग हैं उनका जो पर कैपिटा इनकम है उससे हम अपने बेसिक नीड्स पूरे कर ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कंपैरिजन में कम कमा रहे हैं तो वो रिलेटिव पुअर कहलाते हैं। इस तरह से दो टाइप है गरीबी का, एक है आपका रिलेटिव पॉवर्टी और एक है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं जो कि मीनिंग को देखते हुए ही हम लोगों को पता चल रहा है। किसी भी कंट्री के एक्चुअल कंडीशंस को जानने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें देश में गरीब लोगों के बारे में जानकारी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी से हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरेटिव स्टडीज़ को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं। अब है एस्टिमेशन, कि हम कैसे पता करें कि कौन सा व्यक्ति गरीब है या कौन सा व्यक्ति गरीब नहीं है। एस्टिमेशन कैसे होता है गरीबी का? तो गरीबी के एस्टिमेशन या फिर आप बोलो डिटर्मिनेशन, निर्धारण, किसको गरीब बोला जाए किसको गरीब न बोला जाए, इस तरह के सवाल आते हैं। इंडियन इकोनॉमी के केस में हम बात कर रहे हैं। इंडिया में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा गरीबी को एस्टिमेट करने की कोशिश की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले इंडिया में पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया, और पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा, मतलब सिंपल आप ग्राफ में देखोगे तो एक गरीबी रेखा डिसाइड हो गई। इससे नीचे जितने भी लोग होंगे, इस रेखा के नीचे जितने भी लोग होंगे वो पुअर कहलाएंगे, और इसके ऊपर यानी इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो नॉन पुअर कहलाएंगे, जिसको आप रिच बोल सकते हैं, जो कि रिच हैं,
ठीक है। अब सवाल है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे गरीबी रेखा, इसका निर्धारण कैसे होगा, किस लोग को हम गरीब बोलें और किसको हम अमीर बोलें। तो सबसे पहले इंडिया में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस्तेमाल किया गया जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका इस्तेमाल करते हुए दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा को डिफाइन किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? इसके अंदर दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जेल में रहने वाले जितने भी कैदी हैं उनको एक दिन में जो बेसिक खाना मिलता है, उनको जो भोजन दिया जाता है, उतने खाने से कम अगर कोई व्यक्ति सामान्य जीवन में जेल के बाहर कोई व्यक्ति अगर उतने खाने से कम खाना इनटेक कर रहे हैं, भोजन कम इनटेक कर रहे हैं, तो वो पुअर कहलाएंगे। और जेल में रहने वाले कैदियों को मिलने वाले खाने से अधिक अगर किसी व्यक्ति को पैसा खाना मिल रहा है बाहर में, तो उसको हम रिच कहेंगे। तो इस तरह से गरीबी रेखा के निर्धारण को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिस पर किया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये चला, काफ़ी समय तक इसको यूज़ किया गया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें परिवर्तन किए गए और अलग अलग तरह के टर्म को यूज़ किया गया ताकि गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए, जिसमें सबसे पहला है एक और टास्क फोर्स। टास्क फोर्स ऑफ, इसके आगे भी है टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। तो आप शॉर्ट में याद रखो कि टास्क फोर्स के द्वारा एक इवैल्यूएशन किया गया, डिटर्मिनेशन किया गया गरीबी रेखा का। टास्क फोर्स का कहना था, इन्होंने जो भी डिटर्मिनेशन किया है गरीबी रेखा का, वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज। ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज मतलब एक दिन में, ठीक है, डेली बेसिस पर जो भी व्यक्ति भोजन के माध्यम से जितनी कैलोरीज इनटेक करता है, डेली इनटेक उन्होंने देखा कैलोरीज के बेसिस पर, और उससे उन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। फॉर द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया इसको अलग अलग रखा गया। टास्क फोर्स का कहना था कि अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर 2100 कैलोरीज का इस्तेमाल करता है, कैलोरीज इनटेक करता है, ठीक है, इनटेक हो रहा है डेली बेसिस पर, तो वो व्यक्ति अगर 2100 या उससे एबव इनटेक कर रहा है तो वो व्यक्ति अमीर है, और अगर 2100 से बिलो का इनटेक है किसी व्यक्ति का डेली बेसिस पे तो वो व्यक्ति गरीब है। तो टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरीज के बेसिस पे किया गया। अर्बन एरियाज के लोगों के लिए 2100 कैलोरीज डेली और रूरल एरियाज के लोगों के लिए यही कैलोरीज का डिटर्मिनेशन किया गया 2400 कैलोरीज इनटेक डेली बेसिस पर। ठीक है, कि अगर रूरल एरिया में कोई व्यक्ति 2400 या 2400 से अधिक कैलोरीज डेली बेसिस पे इनटेक करते हैं भोजन के माध्यम से, ऑफ कोर्स, तो वो व्यक्ति जो है वो अमीर कहलाएगा। और अगर 2400 से कम इनटेक चल रहा है किसी का डेली बेसिस पे तो वो गरीब कहलाएगा। इस तरह से टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। अच्छा, अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज के कैलोरीज इनटेक में डिफरेंसेस रखे गए हैं। अर्बन एरियाज के लोगों का कैलोरी इनटेक कम है, रूरल एरियाज के लोगों का ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि रूरल एरियाज के लोगों का जो इंगेजमेंट है काम में, वो फिजिकली हार्ड वर्क जैसे काम में वो ज़्यादा इंगेज्ड हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज का इनटेक उनका ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ के लोगों को कंपैरेटिवली देखा गया है कि वो फिजिकल वर्क्स में या हार्ड वर्क्स में उनका जो इंगेजमेंट है वो थोड़ा कम है और वो ज़्यादा टेबल वर्क करते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठकर काम ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उन लोगों के कैलोरी इनटेक को थोड़ा सा कम रखा गया है। तो ये आपका पहला एक तरीका था गरीबी रेखा के निर्धारण का। इंडिया में ये भी चला। इसके कुछ समय के बाद फिर इंडिया में और भी तरीके आए विच इज़ कॉल्ड मंथली पर कैपिटा
एक्सपेंडिचर, ये भी एक तरीका है गरीबी रेखा के निर्धारण का, विच इज कॉल्ड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पे नॉट ओनली द एक्सपेंडिचर बट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की भोजन पर मंथ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाता है, इसके आधार पर भी हम गरीबी रेखा का निर्धारण कर सकते हैं। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCCE शॉर्ट में, इसके माध्यम से भी गरीबी रेखा का निर्धारण दो अलग अलग तरीके से किया गया है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अलग देखा गया है। आप देखोगे कहीं ना कहीं तो खाने की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हम देख रहे हैं। करेंसीज कितना खर्च किया जाता है मंथली बेसिस पे कंजम्पशन में, उसके बेसिस पर भी गरीबी और अमीरी का पता लगाया जाता है। रूरल एरिया में जो अमाउंट ऑफ मनी है वो 816 रुपये है मंथ का, और अर्बन एरियाज़ में अमाउंट ऑफ मनी रखा गया 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन। और अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये से कम खर्च करता है मंथ में खाने पर, तो वो व्यक्ति कहलाएगा गरीब। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, ये अर्बन एरिया के लिए है, एंड इन द रूरल एरिया, सॉरी ये रूरल एरिया के लिए है, एंड फॉर द अर्बन एरियाज अगर कोई 1000 से कम खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब कहला रहा है। इन द अर्बन एरिया वो शहरी गरीब कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से पॉवर्टी के एस्टिमेशन को अलग अलग तरीके से किया जाता है, डिटर्मिनेशन अलग अलग किया गया है। गरीबी रेखा आपकी अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाती है, और गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति गरीब और उससे ऊपर के व्यक्तियों को हम APL कहते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, जिसको आप अमीर बोलते हैं, एंड उससे नीचे के लोगों को हम BPL कहते हैं, विच इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। नाउ एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसको समझना है आपको। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है गरीबी का दुष्चक्र। ये एक सर्कल है जिसमें हम शुरुआत देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं है, भोजन करने के लिए भी नहीं है, बेसिक पैसे नहीं है, यानी उस व्यक्ति के पास कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है। अगर पूंजी की कमी है तो वो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कम करेगा। अगर पैसा इन्वेस्ट कम होगा तो प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्टिविटी। देखो किसी के पास पैसे नहीं है तो उसकी जो काम करने की क्षमता है वो भी कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब कार्य क्षमता होता है। ठीक है, तो पैसे कम, प्रोडक्टिविटी कम। अब क्योंकि व्यक्ति काम ही नहीं कर पा रहा तो वो काम नहीं करेगा या फिर बहुत कम करेगा, जिससे कि उस व्यक्ति का जो इनकम है वो कम आएगा, लो इनकम। अगर इनकम कम है तो व्यक्ति के पास पैसा ही कम है, तो व्यक्ति अपने डिमांड को पूरा करेगा कि पैसों की बचत करेगा, वो नहीं होगा। तो इनकम कम होने से सेविंग्स कम होता है, पैसा आदमी कम बचाता है। और जब पैसा कम बच रहा है, पैसा है ही नहीं ज़्यादा, तो फिर व्यक्ति के द्वारा निवेश कम किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम तो पूंजी कम आएगा, पूंजी कम आएगा तो फिर लो प्रोडक्टिविटी, फिर लो इनकम, फिर लो सेविंग, और ये एक सर्कल बनता चला जाएगा। ये सर्कल जो है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में चलता चला जाएगा। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति, कहा जाता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है प्रोफेसर रैगनर नर्क्स के द्वारा। नाम वगैरह आप याद रखेंगे, प्रोफेसर रैगनर नर्क्स। और इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पीछे का कारण है कि वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसके पीछे का रीज़न है कि वो व्यक्ति गरीब है, इसीलिए वो गरीब है। ठीक है, मतलब गरीबी की स्थिति से एक व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता है, बल्कि अगर व्यक्ति गरीबी की स्थिति में है तो वो फर्दर गरीबी की स्थिति में कंटिन्यू करता चला जाता है, और इस तरह से उसकी स्थिति जो है वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा बुरी होती चली जाती है। ये तो था आपके विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। काफ़ी शॉर्ट में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, यही मेन चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। बाकी डिटेल में आप किताबों में इसको देख पाएंगे, नोट्स में आप पढ़ पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमको जानना है कि इंडियन इकोनॉमी में गरीबी के फीचर्स कैसे हैं। जैसे इंडिया में पॉवर्टी है, ठीक है,
तो इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके कैसे फीचर्स है, फीचर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में गरीबी है, बिल्कुल बिना किसी शक के है गरीबी। और हमारे यहाँ पे गरीबी का जो फीचर है वो ज़रा अलग है, डिफरेंट है। जैसे सबसे पहला है साइज ऑफ पॉवर्टी। फीचर में जो पहला पॉइंट आएगा, विशेषता किस तरह की है गरीबी की विशेषता, तो जो साइज ऑफ पॉवर्टी है इंडियन इकोनॉमी में वो डिफरेंट है। यानी कि कहने का मतलब है कि इंडिया में गरीबी में कमी है, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो जो है कंट्री का वो कम है, लेकिन स्टिल एक लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री का वो गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी में पॉवर्टी का परसेंटेज देखोगे तो वो कम है, लेकिन जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं आप वो देखोगे वो बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का एक सिंपल कारण है कि हमारे देश में आबादी जो है वो अधिक है। मैक्सिमम आबादी हमारे कंट्री की गाँवों में बसती हैं, रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जिनकी वजह से जो साइज ऑफ पॉवर्टी है वो ऑन द बेसिस ऑफ पर हेड अगर आप काउंट करते हो तो वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन रेशियो के हिसाब से आप जब देखते हो कंट्री में तो वो आपको कंपैरेटिवली कम दिखता है। ये पहला फीचर है हमारे कंट्री का। दूसरा है इंटर स्टेट वेरिएशन। इंटर स्टेट वेरिएशन का मतलब हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में जो गरीबी है वो कंट्री के अलग अलग हिस्से में पाई जाती है, इंटर स्टेट वेरिएशन के पास साथ पाई जाती है। यानी कि हमारे देश में कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पर गरीबी जो है वो बहुत अधिक है। 5 ऐसे राज्य हैं जिनको हम लिस्ट में, जो गरीबी का लिस्ट है उसमें हम टॉप पे रखते हैं, जहाँ पर गरीबी सबसे ज़्यादा है। जिनमें नाम आता है सबसे पहले छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर पॉवर्टी जो है वो 39.9% है। सेकंड नंबर पर गरीबी में जो टॉप पोजीशन पर है वो झारखंड स्टेट है, जहाँ पर गरीबी जो है वो 36.9% है। तीसरे नंबर पर टॉप में, मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ, सबसे आगे छत्तीसगढ़, फिर गरीबी में झारखंड आगे, उसके बाद तीसरे नंबर पर बिहार है जहाँ पर 33.7% पॉवर्टी है। अगले चौथे पोजीशन पर उड़ीसा है 32.6% के साथ। एंड नेक्स्ट है लास्ट आपका असम, जहाँ पर गरीबी जो है वो 31.9% है। तो ऊपर से जब आप देखते हो तो टॉप पोजीशन पर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड असम है। उसी तरह से हमारे यहाँ पर ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर गरीबी सबसे कम है। तो सबसे कम गरीबी में अगर हम टॉप मोस्ट स्टेट की बात करेंगे तो सबसे कम गरीबी इंडियन इकोनॉमी के जिस स्टेट में है वो है गोवा, जहाँ पर गरीबी है 5.1% ओनली। सेकेंड नंबर पर केरला है जहाँ पर गरीबी 7.1% से है। थर्ड नंबर पर हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर 8.1% की गरीबी है। चौथे पर सिक्किम आता है 8.19% के साथ। एंड 5वें पोजीशन पर पंजाब है जहाँ पर गरीबी 8.3% है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो इंटर स्टेट वेरिएशन का मतलब है कि भाई टॉप पोजीशन पर ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है, और हमारे पास ऐसे भी स्टेट हैं टॉप पोजीशन पर जहाँ पर पॉवर्टी जो है वो सबसे कम है। तो इस तरह से इंटर स्टेट हम लोगों को अंतर दिखता है इंडियन इकोनॉमी के गरीबी के कॉन्सेप्ट पर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे गरीबी पाई जाती है। नेक्स्ट फीचर है रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी। हमारे यहाँ पर रूरल और अर्बन पॉवर्टी में भी अंतर दिखता है। ये भी हमारे देश की गरीबी की विशेषताओं में शामिल है। यानी जो रेशियो है आप देखोगे रूरल एरियाज़ में गरीबी का जो रेशियो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में कितने लोग पुअर और अर्बन एरियाज़ में कितने लोग पुअर, तो जो रेशियो है वो अर्बन एरियाज़ की तुलना में रूरल एरियाज़ का ज़्यादा हाई है। यानी गाँव में रहने वाले लोग जनरली ज़्यादा अनएम्प्लॉयड या जनरली ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं कंपैरेटिवली दोज हु लिव्ड इन अर्बन एरियाज़। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में गरीबी की विशेषताएं हमें अलग अलग तरह से देखने को मिलती है।
सबसे कम गरीबी आप याद रख सकते हैं गोवा में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है। सबसे अधिक गरीबी आप याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पर झारखंड में मिलेगा। इस तरह के पॉइंट्स बनते हैं हमारे। एंड अगला जो पॉइंट है दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में गरीबी के कारण क्या क्या हैं, मुख्य रूप से क्या कारण है गरीबी के? तो कारण बहुत सारे हैं। तमाम कारणों को हम मुख्य रूप से कैटेगरी वाइज डिवाइड अगर करें तो सबसे पहला जो रीज़न है गरीबी का वो है आपका इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। दूसरा जो गरीबी का मुख्य रूप से कारण है वो है सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण भी है गरीबी का। और तीसरी जो मुख्य कारणों में आती है दैट इज पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण भी हैं इंडियन इकोनॉमी में गरीबी के। देखिए आर्थिक कारणों में कुछ मुख्य रूप से पॉइंट्स हम लेंगे जिससे हम इन पॉइंट्स को डील करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस में। जैसे सबसे पहला जो रीज़न है हमारे देश में गरीबी का आर्थिक कारणों के अंदर वो है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में गरीबी का जो सबसे पहला रीज़न है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देश में मुख्य रूप से आज के डेट में भी अधिकतर आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। और कृषि पर आधारित होने के कारण चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है हमारा, जहाँ पर अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स वहाँ पे थोड़ा कम है, लो है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग उस क्षेत्र में काम पर जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, लेकिन उनका जो इनकम लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट है वो है लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो औद्योगिकीकरण जो है, मतलब हमारे देश में जो औद्योगिकीकरण है, उद्योगों का जो विस्तार है, नए नए उद्योगों की स्थापना, वो काफ़ी सीमित तरीके से हुई है। हर क्षेत्र में आपको उद्योग नहीं मिलेंगे, बल्कि हर क्षेत्र में आपको लोगों का एंगेजमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा दिखेगा। वो भी एक कारण है गरीबी रेखा का, गरीबी रेखा के नीचे अधिकतर लोगों के होने का। नेक्स्ट पॉइंट है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का जो संचय है वो प्रोसेस काफ़ी स्लो है। पूंजी संचय मतलब वो पैसा जो आप जमा कर रहे होते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चूंकि लोगों के पास पैसा कम है, इनकम लो है, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो वो भी एक कारण है। आपके इकोनॉमिक कारणों में, आर्थिक कारणों में एक और टॉपिक आता है विच इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी देखने को मिलती है, आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जिनकी वजह से लोग जो हैं वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बहुत डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो आपके रूरल रिमोट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलेगी। चाहे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो एक रीज़न है। अगला है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। आपके देश में एफिशिएंट कुशल उद्यमी की भी कमी है, और ये भी एक कारण है। मतलब लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं जॉब में, सेल्फ डिपेंडेंट जॉब की तरफ लोगों का रुझान कम है। सरकारी नौकरियों की तरफ लोगों का रुझान अधिक है, बल्कि बिजनेस में या एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लोग कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कहीं ना कहीं गरीबी के बढ़ने का। और भी मुख्य कारणों में आता है पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना। जनसंख्या जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करती है। जितनी आबादी बढ़ती है उतनी अधिक तेज़ी से रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ते, और वो भी एक कारण बनता है कि देश में गरीबी जो है वो अधिक बनती है। अगला पॉइंट है नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइक्वल है। अमीर गरीब का अंतर बहुत है। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं उनके पास पैसे और ज़्यादा चले जाते हैं, और जिनके पास पैसे कम हैं
उनके पास पैसे और कमाते हैं, जिससे अमीर और गरीब का अंतर दिखता है और लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे अधिक से अधिक नज़र आते हैं। बेरोज़गारी की समस्या भी एक एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को बढ़ाने की समस्याओं में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। देश में हमारे गरीबी तो है ही है, साथ में बेरोज़गारी है। गरीबी का कारण है बेरोज़गारी, कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे आप इसको। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कमी है देश में, अभी अभी हमने ऊपर भी देखा। एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, बिजनेस आपने शुरू कर दिया है बिना प्रॉपर आइडिया के और फिर उस केस में आपको नहीं आया समझ में, बिजनेस बंद हो गया, पैसे डूब गए, तो एक एफिशिएंसी की भी कमी है और लोगों के अंदर फिर वो एक डर आ जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम ना जा करके नौकरी पेशा हो जाते हैं, जिसमें हमें एक मुख्य रूप से पैसे आएंगे। और नौकरी पेशा होना गलत भी नहीं है, लेकिन नौकरी पेशा होने की वजह से भी क्या होता है कि जितनी नौकरियों के अवसर देश में आते हैं, मतलब जितना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है, पता चलता है उससे ज़्यादा लोगों की आबादी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। और बेरोज़गारी कहीं ना कहीं लीड करती है गरीबी को, जो कि एक आर्थिक कारणों के अंदर आता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी एक मुख्य समस्या है। महंगाई भी जो समय के साथ हमारे देश में आज़ादी के बाद से लगातार बढ़ती हुई नज़र आई है, वो भी एक मुख्य समस्या है, कारण है देश में गरीबी को बढ़ाने के पीछे का। इस तरह से आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें तो इस तरह के कुछ आपको रीज़न देखने को मिलेंगे गरीबी के इंडियन इकोनॉमी में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है सोशल कॉजेज़ एंड पॉलिटिकल कॉजेज़। ये तो कारण है, हम इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं या किए गए हैं गरीबी को दूर करने के, हमें वो भी डिस्कस करना है। हम नहीं कंप्लीट कर पाए अपने इस पूरे टॉपिक को एक क्विक रिव्यू के क्लास में, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम यहाँ तक के डिस्कशन को रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट में जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के, हम उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।